आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास के क्लास में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंदर कवर करने वाले हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आक्रमणकर्ता थे जो भारत पे आक्रमण किए थे। तो चलिए इसको क्रम को देखते हैं। सबसे पहले भारत पे जो आक्रमण हुआ था वह हुआ था ईरानियों के द्वारा, जिसको फारस आक्रमण कहते हैं, और ये सबसे पहली बार हुआ है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा आक्रमण किया गया था भारत पे यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में आते हैं आपके सिकंदर, जिसका नाम आप सुने होंगे। तीसरा आक्रमण है हिंद यौवन, जिसको इंडो ग्रीक आक्रमण भी कहा जाता है। चौथा आक्रमण है शक, जिसको मध्य एशिया आक्रमण कहते हैं। पांचवा आक्रमण किया गया था पल्लव के द्वारा। छठा आक्रमण किया गया था कुषाण के द्वारा। सातवां आक्रमण किया गया था हून के द्वारा। तो यहाँ पे ये सभी आक्रमण हम लोग एक ही वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे क्या होता है कि मान लीजिए होली के समय में ही होली का गाना अच्छा लगता है। जैसे सुनिएगा, अभी देखिए चल रहा है मई जून, अभी होली का गाना सुनिएगा तो आपको थोड़ा भी फील नहीं आएगा कि होली है। तो जैसे अगर हम बात करें तो अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य के समय में जो भी आक्रमण हुआ उसी को हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको फील आएगा और अच्छा लगेगा। फिर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, उसमें जो आक्रमण आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपके हिंद यवन शक और पहलव और कुषाण, ये आपको आक्रमण उसमें पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य के जो आक्रमण हुआ था हून का, ये हम लोग हून आक्रमण पढ़ेंगे। तो यही बात हो जाएगा। जैसा आपका समय चल रहा है उसी के अनुसार जो है आप उसमें ढलिए। जैसे हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो मगध साम्राज्य के समय में जो आक्रमण हुआ था, जैसे ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, इन दोनों को आज हम लोग पूरे डिटेल में कहानी के माध्यम से और इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए हैं उन सबको कवर करेंगे। आप लोग बोलते हैं कि वीडियो आने में लेट होता है। लेट इसलिए होता है क्योंकि इसका जो फैक्ट तैयार किया जाता है और जो PDF तैयार किया जाता है उसमें बहुत समय लगता है, ताकि अगर आप एक बार पूरा अगर नोट्स बना लेते हैं तो फिर दोबारा जो है जरूरी नहीं पड़ेगा। नहीं तो बार बार कहीं से थोड़ा थोड़ा देखकर बनाते रहिएगा और कुछ ना कुछ छूटता जाएगा और फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो बस आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर दोबारा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईरानी आक्रमण यानी फारस आक्रमण को। तो फारस आक्रमण हुआ था मगध साम्राज्य के समय। तो मगध साम्राज्य जब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये जो आक्रमण हुआ था वह नंद वंश के हुआ था। तो नंद वंश में हम लोग पढ़ रहे थे घनानंद के बारे में और नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश के समय में जितने भी मगध साम्राज्य था वो आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है इस पे मगध का शासक था। तो जिस समय मगध की शुरू हम बात करें, जब मगध जब शुरुआत हुआ था, यानी आपको जब से पहले हर्यक वंश से, तो जब हर्यक वंश यानी आपके जो मगध साम्राज्य जब उदय हो रहा था, तो ठीक उसी प्रकार एक और जगह, यानी आपको पूरे विश्व में एक और जगह था ईरान। ईरान में भी है एक शासक जो है बहुत फेमस हो रहा था, एक वंश अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, और वह आपका शासक था हखमनी वंश। जैसे यहाँ पे आप चलिए थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। जैसे अगर बात की जाए मगध साम्राज्य के उदय के समय हो रहा था भारत में, ठीक उसी प्रकार ईरान में जो है, यहाँ पे एक जगह है ईरान। ईरान में भी एक वंश जो है फेमस हो रहा था, अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था, और वह वंश था हखमनी वंश। यही हखमनी वंश जो है भारत में सबसे पहले बार आक्रमण किया था। और आक्रमण क्यों किया था, तो उसको सीधा मतलब था धन से, धन प्राप्ति करना था। और यहाँ पे भारत में आक्रमण की बात की जाए, आक्रमण कैसे होता है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें मैप पे, यानी भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखिएगा भारत में, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, जैसे कि जब भारत पे आक्रमण करता है, देखिए भारत पे आक्रमण कैसे होगा। इधर तो आपका पूरा हिमालय पर्वत है, तो इधर इतना ऊंचा है कि इधर जो है दुश्मन को चढ़ना इस पे बहुत कठिन है, तो इधर से तो आक्रमण कभी होगा नहीं। उसके बाद हम बात करें, इधर अरब सागर है, उधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो उस समय प्राचीन काल में तो उतना फेमस आपको जहाज या आपको टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था ताकि इस पर आक्रमण किया जाए। तीसरा अगर हम बात की जाए, इधर से एक जगह था जहाँ पे आपको ये भूमि से जुड़ा हुआ था, तो यही रास्ता चुना आपको पहला किसने, तो आपके जो ईरानी शासक थे उसने, यानी हखमनी वंश ने यही रास्ता चुना और इसी माध्यम से आकर यहाँ पे भारत पे आक्रमण किया था। और आक्रमण क्यों किया, धन के लिए। और कैसे किया, क्योंकि इधर जो चल रहा था मगध साम्राज्य, ये तो बहुत शक्तिशाली शासक था यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी इधर आना मुश्किल था। लेकिन अगर हम बात करें भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, यानी आपके पश्चिमोत्तर ये वाला एरिया, यानी ये वाला जो है काबुल और गंधार वाला जो एरिया है, इसमें एरिया में अगर बात की तो कोई भी एक फेमस शासक नहीं था, शक्तिशाली शासक नहीं था। और इधर जो भी राज्य बटे हुए थे एकदम छोटा छोटा राज्य था, और यहाँ पे आक्रमण करना आसान था, क्योंकि जितने भी भारत में वो सब राज्य थे वे खुद अपने आप में ही लड़ते रहते थे किसी विवाद को लेकर, इसलिए इसमें संगठित नहीं था। इसलिए जो है दूसरे जो आक्रमणकारी थे, यहाँ पे इसको सफलता मिल गई भारत में आक्रमण करने के लिए, जिसमें आपके ईरानी जो है सबसे पहले आ गए। तो चलिए हम अब देखते हैं ईरानी आक्रमण को।
सबसे बात की जाए ईरानी आक्रमण का, तो यहाँ पे आप कारण देख लिए क्यों किया गया था और कैसे हुआ था। ईरानी यानी फारस आक्रमण में सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था, यानी जब देखे हैं कि हकमनी साम्राज्य था, हकमनी साम्राज्य जैसे भारत में अगर बात करें तो मगध साम्राज्य जो है यहाँ पर विस्तार हो रहा था, उसी प्रकार ईरान में जो है हकमनी साम्राज्य भी अपना विस्तार कर रहा था साम्राज्य का, और वही विस्तार करते करते वह भारत में आ गया था। तो हकमनी साम्राज्य की अगर बात की जाए तो इसी ने पहली बार भारत पे आक्रमण किया था, और ये जो आया था वह जेडोरेशिया मार्ग से आया था, यानी रेगिस्तान होते हुए, जिसमें अभी वर्तमान में मकरान और जो बलूचिस्तान है यहाँ पे, इसी के माध्यम से यह भारत में घुसा था। और हकमनी साम्राज्य जो वहाँ पे फैल रहा था, हकमनी साम्राज्य के संस्थापक जो है ईरान में, वह था साइरस द्वितीय, जिसको कुरुस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे साइरस द्वितीय ने भी भारत में आक्रमण किया था, लेकिन जो है ये आक्रमण किया था तो वह असफल रहा था, आक्रमण करने में यह असफल रहा, और यह आक्रमण किया था 550 बीसी में। और साइरस द्वितीय जो राजा बना था वह 558 से लेकर 529 बीसी तक वह जो है हकमनी का शासक रहा था, और आक्रमण किया 550 में, लेकिन यह असफल रहा। फिर उसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी आया, वह आया दारा प्रथम। दारा प्रथम को ही डेरियस प्रथम के नाम से जाना जाता है, और इसी के द्वारा भारत पे पहला सफल आक्रमण किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा अगर पूछे भारत पे आक्रमण जो है किसने किया, तो सबसे पहले ईरानियों ने किया। उसमें सबसे पहले कौन किया, तो साइरस द्वितीय ने किया, लेकिन यह असफल रहा। लेकिन आपसे पूछे कि पहला आक्रमण जो सफल हुआ वह था दारा प्रथम ने किया था, डेरियस प्रथम ने, जो आक्रमण किया था 516 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में किया था। और दारा प्रथम था वह 522 से लेकर 486 बीसी के जो समय है, इसमें आपका यह राजा रहा था किसका, तो जो ईरान में जो हकमनी शासक था उसका। और इसी अपने शासनकाल में भारत पे जो है आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण हुआ था वो हम लोग आगे भी देखेंगे, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, जिसका साक्ष्य मिला है। चलिए हम उसको देखते हैं। दारा प्रथम ने देखिए कैसे आक्रमण किया था, तो अभी हम देखे हैं 516 में इसने आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण किया था सबसे पहले कहाँ गया था, तो बताए हैं भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, यहाँ पे है भारत के पश्चिमोत्तर भाग। भारत के पश्चिमोत्तर भाग का मतलब कौन सा एरिया हुआ, तो कम्बोज हुआ, सिंधु प्रदेश हुआ और पश्चिमी गांधार हुआ। तो इस पे जो है आक्रमण किया था डेरियस प्रथम, और आक्रमण करने में यहाँ पे सफल हुआ था, और एक क्षेत्र जो है यानी पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया था। और जीतने के बाद जो है भारत में जो भाग को जीता था पश्चिमोत्तर भाग को, उसको 20वां प्रांत बना लिया था ईरान का। और इस जो 20वां प्रांत था यह बहुत फेमस था। जब 20वां प्रांत को जो है इसने जीता दारा प्रथम ने, तो ईरानियों के यहाँ पे जो है ईरानियों इससे 360 टैलेंट सोना जो है टैक्स यहाँ पे प्राप्त करता था। अब ईरान की बात की जाए तो पूरा ईरान अगर उस समय देखा जाए, जैसे विस्तार कर रहा था ईरान जो है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है ये आपका है ईरानी जो है पूरा एरिया। अब यहाँ पे ईरान से जो है इतना टैक्स उछल रहा था, और फिर भारत में जो है पश्चिमोत्तर भाग मात्र इतना भाग जो है इसमें कब्जाया था, जो आपका 20वां प्रांत था। टोटल आपको अगर बात की जाए फारस में, तो टोटल 23 इसमें प्रांत था, 23 प्रांत यह बनाया था, और 20वां प्रांत इसमें भारत में था। तो 20वां प्रांत जो था यहाँ पे 300 टैलेंट जो सोना है यहाँ से वसूलता था। और ये जो 20वां प्रांत जो 300 सोना था वो पूरे आपको जो ईरानी जो साम्राज्य था उसका 1/3 जो केवल है 20वां प्रांत से वसूलता था। तो समझ सकते हैं कि ये भारत का जो ये एरिया है वह कितना धनी था। और जहाँ पे ये भारत संगठित नहीं था तब ये इतना कर जो है वसूलता था। फिर यहाँ पे सोचा अगर हम पूरे भारत पे आक्रमण कर लेते हैं तो हमको कितना सोना यहाँ पे मिलेगा, यानी कितना टैक्स मिलेगा। मात्र ये 20वां प्रांत से जो है 1/3 सोना प्राप्त करता था पूरे ईरान साम्राज्य का। जब पूरा पर कर लेता तो समझ लीजिए कितना जो है यहाँ पे सोना प्राप्त करता ईरानी। इसलिए वो आपको ईरानी जो है आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे यह सफल नहीं हो पाया। जिसको बाद में सफल करने के लिए फिर आए यूनानी, यानी सिकंदर आया, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो भारत में साम्राज्य जो स्थापित किया था, यानी जो पश्चिमोत्तर भाग जीता था दारा प्रथम ने, इसको 20वां प्रांत बनाया था। टोटल कितना प्रांत था फारस साम्राज्य में, तो 23 प्रांत था, और ये 20वां था। और 20वां से 360 जो है टैलेंट सोना यहाँ से प्राप्त करता था। जो कुल अगर बात की जाए ईरानी साम्राज्य का, तो यह 1/3 अकेले भारत देता था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आक्रमण किया था दारा प्रथम ने, ये जो आपको उल्लेख मिलता है, इसका जो साक्ष्य है वह 3 अभिलेख से मिलता है। और 3 अभिलेख कौन कौन है, तो बेहुस्तीन है, पर्सिपोलिस है और नक्शे रुस्तम है। ये तीनों अभिलेख में लिखा गया है कि डेरियस प्रथम ने ही सबसे पहली बार भारत में सफल आक्रमण किया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इससे दारा प्रथम ने, क्योंकि पहली बार इसी ने ही भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद इसका बेटा आया छर्याक्स, जिसको जर्क्सिस कहते हैं। इसका शासन कर रहा 486 से लेकर 465 के बीच में। और यहाँ पे याद रखिएगा 486 के बाद देखिए इसमें आएगा 483। और यहाँ पे इसी के समय में जो है गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी ये बुद्ध के समकालीन भी है, इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे यह जब शासक बना, क्योंकि यह 20वां प्रांत बन चुका था भारत में, तो यह भारत में आ गया था।
और यहाँ पे भारत में रहने के बाद इसने भारतीयों को भी जो है अपने फौज में शामिल किया था। जो बाद में जब यूनान इस पे आक्रमण करता है ईरान पे, तो उस युद्ध में भी यह भाग देखने को लेता है भारतीय सैनिक। और जो क्योंकि ये जब बन गए थे ईरानी की तरफ से सैनिक, तो ये भी बाद में भाग लेते हैं जब यूनान से लड़ता है ईरान तब। और यह कब लड़ता है तो हम आगे देखेंगे, जब दारा तृतीय लड़ता है अरबेला के युद्ध में आगे, क्योंकि अगला जो शासक बनता है इसके बाद वह बनता है दारा तृतीय। दारा तृतीय की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अंतिम शासक था ईरानी साम्राज्य का। और यहाँ पे इसके समय में एक बहुत फेमस युद्ध है जो आपको यूनानी से जो युद्ध हुआ था, क्योंकि जब यूनान के जो शासक था उस समय, अगर हम बात की जाए अभी जब ये पढ़ रहे हैं 331 BC, तो उस समय जो ईरान का शासक था वह था सिकंदर। सिकंदर ने जब देखा कि हाँ ईरानी जो है उतना सोना प्राप्त कर रहा है भारत से, यानी भारत में जो है बहुत सोना वहाँ पे है, इसलिए सिकंदर ने भी धन की प्राप्ति के लिए जो है भारत की ओर बढ़ा। और भारत के क्रम बढ़ने में यूनानी मिले और यूनानियों को भी हराया। तो यूनानी जब इससे ईरानी जो है आगे बढ़े थे, तो ईरान के तरफ से जो शासक मिला वह मिला था कौन, दारा तृतीय। तो दारा तृतीय से जो है सिकंदर यानी यूनानी से यह युद्ध लड़ा, और यह युद्ध का नाम है अरबेला युद्ध, जिसे गौगमेला का युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध लड़ा गया 331 BC में या ईसा पूर्व में। और इसमें जो युद्ध हुआ था सिकंदर वर्सेस दारा तृतीय के बीच में हुआ था, और इसमें सिकंदर यहाँ पे विजय प्राप्त किया था। और इसी के साथ सिकंदर ने जब विजय प्राप्त कर लिया तो यहाँ पे हखमनी वंश जो ईरान का था इसको समाप्त कर लिया, और इसको मैसेडोनिया साम्राज्य में यानी मकदूनिया साम्राज्य में इसको पूरा मिला लिया, और ये पूरा साम्राज्य जो हो गया मकदूनिया हो गया। फिर जब मकदूनिया आगे बढ़ा तब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण, जब भारत में हो यूनानी आक्रमण, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ईरानी आक्रमण यानी फारस आक्रमण। तो यहाँ पे देखिए अंतिम शासक था, तो ये तो आपका हखमनी वंश समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से जो है यहाँ पे युद्ध से परिणाम निकला। यहाँ पे अगर बात की जाए जो ईरानी आक्रमण थे, इससे भारत में खरोष्टी लिपि का विकास होता है। यहाँ पे ईरानियों के द्वारा यूनानियों को भारत की संपत्ति का पता चला, क्योंकि सबसे पहले आए थे ईरानी ही, और ईरानी यहाँ से धन प्राप्ति किए, और इसी के माध्यम से पता चला यूनानियों को, और फिर यूनानी भारत में आए धन प्राप्ति हेतु। उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी चलाए गए। और कौन कौन से सिक्के थे, जैसे फारसी जो स्वर्ण मुद्रा था वो उसको नाम जाना जाता था डेरिक नाम से, और फारसी जो रजत मुद्रा था उसको सिंगलोई नाम से जानते थे। और ये दोनों में जो ज़्यादा महत्व था वह था सिंगलोई का, ना कि सोना वाला। ये रजत वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता था, तो याद रखिएगा सोना वाला डेरिक और ये जो रजत था वो सिंगलोई के नाम से जानते थे। ये पश्चिमोत्तर भाग में भारत में चलाया जाता था, जो एक ईरानी जो है मुद्रा था। तो यहाँ पे ये सब देख लिए। अब यहाँ पे समाप्त हो गया हखमनी वंश, क्योंकि जब यहाँ पे दारा तृतीय को हरा चुका है सिकंदर, यानी आपको आ चुका है यूनानी आक्रमण। तो चलिए हम चलते हैं आपको यूनानी आक्रमण की ओर। यूनानी आक्रमण की बात की जाए तो यूनानी आक्रमण जो हुआ था वह था दूसरा विदेशी आक्रमण, क्योंकि सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा, और दूसरा आक्रमण किया गया था यूनानी के द्वारा। लेकिन यूनानी आक्रमण किया था तो ये यूरोप के रहने वाले थे, इसलिए यह पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ब्लू वाला और येलो वाला लाइन, ये था यूरोप, और ये जो यूनानी थे यूरोप के रहने वाले थे, तो इसलिए हुआ यह पहला यूरोपीय आक्रमण। और यूरोप का जो आक्रमण किया गया था वह किया गया था मकदूनिया साम्राज्य यानी मैसेडोनिया साम्राज्य के द्वारा। तो अगर बात चलिए यहाँ पे हम थोड़ा मैप पे देखते हैं। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो भारत में उस समय चल रहा था मगध साम्राज्य में। तो मगध साम्राज्य का जो विस्तार जैसे हुआ था, जैसे शुरू में हम लोग पढ़े थे महाजनपद, तो महाजनपद में आगे एक जो साम्राज्य उभर के आया था वह था मगध। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे मकदूनिया जो दिख रहा है आपका, जो ये वाला आपको जो लाइन जो है येलो वाला, यहाँ पे था मकदूनिया साम्राज्य। तो मकदूनिया साम्राज्य को भी यहाँ पे जो फैलाया, जो साम्राज्य विस्तार किया वह था सिकंदर। जैसे यहाँ पे मगध को जो है विस्तार किया था जैसे अजातशत्रु और बिंबिसार ने, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे छोटे छोटे अन्य राज्यों को मिलाकर मकदूनिया साम्राज्य जो है विस्तार किया था सिकंदर ने। और फिर सिकंदर ने जो अब देखिए यहाँ पे पूरा पीला वाला जो एरिया है, सबसे पहले मकदूनिया साम्राज्य को संगठित किया, फिर आगे बढ़कर यह ईरान को भी जीता, और ईरान को जीतने के बाद फिर यह भारत में आया था। तो ये जो आपको दिख रहा है अभी वर्तमान में, ये देखिए ये वाला पीला वाला लाइन और ये रेड वाला, ये जो पूरा एरिया था वह पूरे पे मकदूनिया साम्राज्य हो गया था बाद में, जब सिकंदर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ये पूरे एरिया जो है मकदूनिया के नाम से जाना जाता था। जब सिकंदर यहाँ पे आक्रमण कर लिया था यानी ईरान को हरा दिया था, तब यह आके बाद में फिर यह भारत पे आक्रमण करना चाहता था, जो आपको आगे सफल नहीं हो चुका था। तो हम लोग पूरे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लिए कि यूनानी आक्रमण में सबसे पहले जो साम्राज्य आक्रमण किया था भारत पे वह था मकदूनिया साम्राज्य, जिसको मैसेडोनिया साम्राज्य भी कहते हैं। और इसी मकदूनिया और मैसेडोनिया साम्राज्य के शासकों के द्वारा ही सबसे पहले यूनानी आक्रमण किया गया था। और मकदूनिया साम्राज्य के शासक थे राजा फिलिप द्वितीय जो है 359 ईसा पूर्व में शासक बने थे।
तो ये तो आक्रमण नहीं कर पाए भारत पे, लेकिन इनका जो पुत्र था बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत शक्तिशाली था, उसका नाम था सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो सिकंदर था, सिकंदर 356 ईसा पूर्व में इसकी जन्म होता है और 323 ईसा पूर्व में यह मर जाता है। कि अगर हम बात करें 356 से लेकर 323 तक, तो यहाँ पे यह मात्र 33 साल तक ही जीवित रहता है। उसी में ही बहुत सारा जो है अपना क्षेत्र को जीत जाता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। बात की जाए सिकंदर का, तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ हुआ था? तो पेला नामक जगह है यूनान में, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो यहाँ पे जन्म हुआ था सिकंदर का। सिकंदर के माता का नाम था ओलंपियस, इसकी पत्नी थी रुक्साना। ये जो सिकंदर था, वो सिकंदर जो है मकदूनिया का राजा बना 336 बीसी में, यानी 336 ईसा पूर्व में। देखिए जन्म हुआ था 356 में और राजा बना 336 में, यानी 20 वर्ष की आयु में जो है यह राजा बन गया था मकदूनिया का। जैसे ही वहाँ का राजा बना, राजा बनते ही वहाँ पे ये जो जितने भी छोटे छोटे राज्य जो इधर उधर बिखरे हुए थे, उन सबको एक जगह संगठित किया था। ये जो सिकंदर था, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, तो बहुत फेमस है, इसी से यह ज्ञान लिया था। और अरस्तु की बात करें तो अरस्तु के गुरु है प्लेटो, और प्लेटो के गुरु है सुकरात। तो यहाँ पे कभी कभी पूछता है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही जगह देख लिए हैं ताकि ये कन्फ्यूज नहीं रहिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिकंदर का, जब सिकंदर जो है 336 ईसा पूर्व में, यानी 20 वर्ष की आयु में जब यह शासक बनता है मकदूनिया का, तो बनते ही अन्य ग्रीक राज्यों को यहाँ पे एक जगह संगठित करता है। और सिकंदर जो है संपूर्ण विश्व को एक राज्य और एक संस्कृति में देखने का सपना देखता है, और चाहता है कि पूरे संपूर्ण को हम लोग एक ही क्षेत्र में विजय कर ले, यानी विजित करें, और संपूर्ण विश्व का हम अकेले राजा बने, और पूरा एक जगह एक संस्कृति हो और एक राज्य हो। ये इसका सपना था, और यहाँ पे इसी के लिए यह अभियान आगे चलाता है। तो सिकंदर अपनी मृत्यु की अगर बात की जाए, तो सिकंदर और इसको सपना जब देख लेता है कि पूरे विश्व पे कब्जा करेंगे, तो सिकंदर अपनी मृत्यु तक वह सभी जगह, यानी लगभग आधे भूमि को वह जीत चुका था, जिसकी जानकारी जो है प्राचीन में ग्रीक लोगों की थी। यानी ग्रीक जो साम्राज्य वहाँ पे चल रहा था, तो ग्रीक लोगों को जितनी भी जानकारी प्राप्त थी कि हाँ विश्व में इतना जगह है, उसमें जो है अपने मृत्यु से पहले, यानी 33 वर्ष की आयु तक जो है संपूर्ण विश्व का आधा भाग वह सिकंदर जीत चुका था, जितना जानकारी था ग्रीक लोगों को। लेकिन बाद में जैसे जैसे भूमि का पता चला, यानी वर्तमान जितने भूमि अगर देखा जाए, तो उसमें 15% भाग ही है सिकंदर जीत पाया था। लेकिन अगर उस समय की बात की जाए, जितना जगह मालूम था ग्रीक लोगों को, उसमें वह आधा भाग जीत चुका था। तो आप समझ सकते हैं अकेले इसने कितना जीता, मात्र वो भी कितना, तो आपको 33 वर्ष की उम्र में, वो भी 20 साल की उम्र में शासक बना, और आपको 33 में, तो यहाँ पे जो 33 वर्ष की उम्र में ही मर ही गया। यानी 12-13 वर्ष अगर मान लीजिए शासन किया, उसमें इन्होंने अगर बात की तो उस समय का पूरा आधा भूमि जो है जीत चुका था। यह एक असमय इनकी मूर्ति हो गई, इसलिए यहाँ पे इनका जो सपना था वह अधूरा हो गया। तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं कैसे कैसे आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर के ने जो आक्रमण किया था, उसके कारण पीछे एक ही लक्ष्य था, धन की प्राप्ति करना। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले इसको कहाँ से प्राप्त हुआ कि यहाँ पे धन है, तो जब इसके पहले यानी भारत में जो ईरानी आक्रमण हुआ था, तो ईरानियों के द्वारा ही पता चला था कि हाँ भारत में बहुत सारा धन संपत्ति है। उसके पहले जो है, यानी आपको सिकंदर के आने से पहले ही अगर हम बात की जाए, तो एक यूनान के ही सबसे फेमस एक इतिहासकार थे हेरोडेटस। तो हेरोडेटस ने भी अपने पुस्तक में लिखा था कि भारत में जो है बहुत सारा धन संपत्ति है। तो उसको सुनकर भी जो है सिकंदर यहाँ पे भारत पे आक्रमण करने आने वाला था। और आक्रमण के पीछे जो कारण की बात की जाए, तो आक्रमण क्यों हुआ, तो भारत में जो है असंगठित भारत था उस समय। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर उस समय जो सिकंदर आक्रमण किया था, सिकंदर में चल रहा, आपको अगर भारत में चल रहा था मगध साम्राज्य, और ये जो मगध था, अवंती, यहाँ पे अंग, कौशल, ये सब जो एरिया है पूरे पे मगध का चल रहा था शासन। और यहाँ पे नंद वंश था, और नंद वंश के यहाँ पे घनानंद था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए, इधर से अगर हम बात करें पूरा एरिया में, तो यहाँ पे तो पूरा मगध साम्राज्य है। इधर से आपका पूरा हो गया हिमालय, तो यहाँ पे आक्रमण नहीं होगा। इधर से आपका हो गया अरब सागर, इधर से बे ऑफ बंगाल, तो इधर से आक्रमण होने वाला नहीं था। और एक जगह कमजोर आपका जो कड़ी था भारत में, जहाँ से भारत में आक्रमण हो सकता था, ये था भारत का पश्चिमोत्तर भाग। तो फिर इसी एरिया से भी यहाँ पे सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है, और यह करने में सफल रहता है। तो उसको हम लोग असंगठित भारत था, उसमें भारत में एकता नहीं थी। क्योंकि अगर हम बात करें भारत जो सिकंदर आक्रमण किया था भारत में इस एरिया में, तो ये आपको कंबोज और गांधार वाला एरिया में किया था। और अगर हम ये दोनों एरिया में अगर हम बात करें, इतना ही एरिया में, तो भारत उस समय 28 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। और ये सब में जो है आपस में बनावट नहीं था, हमेशा ये लोग लड़ते रहते थे। और ये इसी को लालच देकर जो है यहाँ पे, इसी के कारण जो है आपको सिकंदर जो है वह भारत में आक्रमण करने में यहाँ पे सफल हो गया था। क्योंकि भारत जो है उस समय असंगठित था, और संगठित जो क्षेत्र था वो था मगध। तो यहाँ पे तो आक्रमण नहीं हुआ, वो ऊपर ही आक्रमण होकर रह गया। तो उसके बाद सिकंदर जो है यहाँ से वापस चला ही जाता है।
और क्यों चला जाता है, तो आगे हम लोग इसमें वीडियो में आगे चलिए देखते हैं। तो सिकंदर का अगर भारत अभियान चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो सिकंदर की अगर बात की जाए तो सिकंदर का भी हम देखे हैं ईरान पे जब अर्बेला का युद्ध हुआ था तो वहाँ से विजय प्राप्त कर लेता है, और ईरान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद सिकंदर जो है काबुल की ओर बढ़ता है। और काबुल में अगर बात की जाए तो काबुल में जो एक पर्वत होता है हिंदू कुश पर्वत पे ही एक रहता है खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा को पार करते हुए 326 ईसा पूर्व में वह भारत पहुंचता है। तो भारत पहुंचने के समय में देखिए कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देखना है। जैसे अगर भारत में आए थे तो उनका एक सेनापति था, ऐसे 2 सेनापति था। तो एक था मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर और दूसरा सेनापति था वह जल सेनापति था, वह था निर्याकस। उसके बाद इनका एक घोड़ा भी था जिसका नाम था बहुकेफला। बाद में बहुकेफला के नाम पर एक नगर भी बसाया गया था सिकंदर के द्वारा, जो हम लोग आगे देखेंगे। अगर बात करें सिकंदर के बारे में तो सिकंदर ईरानियों से भी युद्ध लड़ा था, और ईरानियों से युद्ध लड़ा था 331 बीसी में, वह अर्बेला का युद्ध था। और इसी युद्ध के बाद जो है ईरानियों पर जो कब्जा हो गया था, यानी फारस साम्राज्य को समाप्त कर मकदूनिया साम्राज्य में बना लिया था कौन, तो सिकंदर। और इसी ईरानी आक्रमण के बाद में ही भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में। और 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करने के बाद भारत में यह 19 माह तक आक्रमण करते रहता है। फिर उसके बाद भारत वापसी यानी 325 ईसा पूर्व में भारत से वह लौट जाता है। तो टोटल 19 माह तक भारत में रहा और पूरा युद्ध में व्यस्त रहता है। फिर आगे यहाँ से लौटते वक्त यहाँ पे अफ्रीका में जब एशिया में जब जाता है बेबीलोन में, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पे जब अंतिम संस्कार होता है तो बाद में सिकंदरिया ले जाकर इसको जो है यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये आपको छोटा सा यहाँ पे हम लोग देखे हैं ब्रीफ में। चलिए हम आगे देखते हैं पूरा भारत का अभियान कैसे कैसे सिकंदर ने यहाँ पे किया था। तो सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था आपको ईरान के जब आक्रमण जीत लिया था ईरान पे, यानी 331 में अर्बेला का युद्ध, उसी के बाद इसने भारत का जो है विजय अभियान शुरू किया था। तो यहाँ पे अभी हम देखे हैं मैप में, जैसे यहाँ पे देखिए ये पीला वाला एरिया और रेड वाला, ये जो एरिया है पूरा मकदूनिया साम्राज्य था, और इसी से यहाँ पे ईरान से विजय प्राप्त करके वह भारत की ओर बढ़ा था। तो भारत में सबसे पहले बढ़ा आपको काबुल की तरफ, और काबुल से होते हुए वह खैबर दर्रा को पार किया था। तो वहाँ पे इस बीच में, यानी अगर हम बात करें जैसे जैसे आपको यह बढ़ा था मकदूनिया से, तब मकदूनिया से आगे बढ़ते बढ़ते देखिए बहुत सारा क्षेत्र को विजित किया था। तो चलिए हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम भारत का आगमन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे सिकंदर अपने पूरे काल में, जैसे देखिए यहाँ पे एशिया माइनर यानी तुर्की को जीता था। उसके बाद देखिए ईरान को, सीरिया को, मिस्र को, मेसोपोटामिया जिसको इराक जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, इराक को, फिनिशिया को, जदुआ को, बैक्टीरिया जो बल्क है, उसके बाद यहाँ पे भारत, उसके बाद ये जो बैक्टीरिया वाला जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में बैक्टीरिया जो कहलाता है वो आपका कौन सा एरिया है, तो ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, उसको जीता था। फिर वो भारत में प्रवेश किया था। तो भारत में सबसे पहले पंजाब तक प्रवेश किया और उसके बाद विजय प्राप्त की। परंतु जैसे ही वह मगध की ओर बढ़ता है तो इनकी जो सेना थी वह हार चुकी थी, थक चुकी थी, इसलिए ब्यास नदी के पहले ही पार करने से पहले ये लोग लौट जाते हैं। वो आपको मगध का जो है, मगध के जितने भी शासक थे, जो महत्वपूर्ण शासक था भारत में, उनसे इनका सामना नहीं हुआ था और उससे पहले ये लौट गए थे। तो यहाँ पे ये विजित क्षेत्र कुछ था जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे सिकंदर के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख लिए। हम चलिए शुरू करते हैं भारत का, सिकंदर का जो भारत आगमन हुआ था वह कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यूनान से, यानी जहाँ से ये रहने वाले थे मकदूनिया से, तो मकदूनिया से रहने वाले थे, मकदूनिया से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये भारत आए थे। तो यूनानी जो थे आपको मकदूनिया, वह ग्रीक को जीता, उसी प्रकार एशिया माइनर तुर्की को जीता, उसके बाद ईरान को, इराक को, फिर बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया में आपको आते हैं अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो यहीं से आपका भारत अभियान इसका शुरू होता है। फिर ये आते हैं भारत में, भारत के बाद काबुल में। काबुल में अगर बात किया जाए तो एक हिंदू कुश पर्वत होता है, और हिंदू कुश पर्वत में है खैबर दर्रा, यानी खैबर पास होता है जो रास्ता होता है भारत में प्रवेश करने के लिए। खैबर दर्रा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। इसी खैबर दर्रे से ही भारत में जो है प्रवेश किया था सिकंदर। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए कि खैबर दर्रा से ही भारत में एंट्री लिया था किसने, तो सिकंदर ने। यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है और उसी पे है खैबर दर्रा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे जो है सिकंदर है मकदूनिया का जो शासक था, वह कैसे कैसे आकर भारत में इसमें प्रवेश करता है। और ये भारत का आप मैप देख सकते हैं। तो ये वाला जो आपका दिख रहा है रेड वाला जो सबसे मोटा है, ये वाला सिंधु नदी है। इसी सिंधु नदी को यहाँ पे पार किया था किसने, तो सिकंदर ने। और किसके तरह, तो आपको खैबर दर्रा के थ्रू जो है यहाँ पे इसमें भारत में प्रवेश किया था। तो यहाँ पे भारत में तो प्रवेश कर लिया। अब चलिए हम इसको देखते हैं भारत में कैसे कैसे प्रवेश किया था। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वह सिंधु नदी है। ये जो आपका एरिया दिख रहा है ये वाला आपका झेलम है। तो सिंधु और झेलम के बीच में पड़ता था तक्षशिला, और इसी तक्षशिला पे सबसे पहले सिकंदर का अभियान चला था। फिर उसके बाद पोरस पे चलता है। तो जब ये सिकंदर भारत में आया था तो सिकंदर जो है उस समय मगध पे जो शासक था वह
किसका था, तो मगध वंश के घनानंद के जो है नंद वंश उसका शासन चल रहा था। और घनानंद को जो है ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज नाम से पुकारा है, तो घनानंद को ही अग्रमीज के नाम से जानते हैं। और यह ग्रीक शासकों ने यानी ग्रीक जो लेखक है वो अपनी पुस्तक में इसको चर्चा किया है। तो यहाँ पे आप देख लिए। और अगर हम बात करें सिकंदर का, तो सिकंदर यहाँ पे पूरा ब्यास नदी तक आ चुका था, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। जैसे यहाँ पे देखिए सिकंदर यहाँ से आते आते देखिए सिंधु नदी को, फिर आपको यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्यास नदी है। तो ये आपका जो ब्यास नदी है यहाँ पे, ये जो ब्यास नदी है इससे एरिया से पहले ही यहाँ पे वापस लौट गया था, यह आगे पार नहीं किया था। और इसके जब आगे पार करता है यहाँ पे, उसके बाद आगे पड़ता मगध साम्राज्य, लेकिन यह मगध साम्राज्य से यहाँ पे इसके आगे बढ़ा ही नहीं था और वह ब्यास नदी के पहले ही जो है यह लौट गया था। तो ये आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे चलिए देखते हैं, जैसे भारत में यहाँ पे प्रवेश कर चुका था, तो यहाँ पे हम चलिए आपको एक एक क्लियर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे भारत में प्रवेश किया था। तो भारत में जब प्रवेश किया आपको खैबर दर्रा से, अभी हम देखे हैं कि हिंदू कुश पर्वत था और इसी का खैबर दर्रा था, तो इसी खैबर दर्रा को पास किया था सिकंदर। और यहाँ पे सिकंदर ने सबसे पहले जब भारत में प्रवेश किया था, तो ये जो वाला एरिया है ये आपको काबुल और ये सिंधु नदी के पहले वाला जो एरिया था इसमें कुछ जनजाति था, तो सबसे पहले जनजातियों से निपटा। जनजातियों को हराने के बाद 326 में तो पहुंच ही चुका था। सबसे पहला उसका जो आमना सामना हुआ आंभी से। तो आंभी की अगर बात की जाए तो आंभी जो राजा था वह सिकंदर का सेना देखते ही वो डर गया था और इसने सिकंदर के साथ हाथ मिला लिया और पूरा सहयोग करने का वादा किया कि हाँ भारत में आगे जब बढ़िएगा तो हम आपको सहयोग करेंगे। तो आंभी जो है इसके शरण में आ गया था सिकंदर के और इसका बात मानने लगा था। तो ये तक्षशिला का शासक था। फिर जब यहाँ तक्षशिला को जब अधिकार हो गया सिकंदर का, फिर उसके बाद आया झेलम नदी। झेलम नदी को पार किया और झेलम नदी को पार करने के बाद अगला जो इसमें जो है वंश आया था वो आपका पुरस का था, जो पंजाब उसमें क्षेत्र हुआ करता था और यहीं पंजाब का राजा था पुरस। पुरस की बात की जाए तो पुरस को भी प्रस्ताव भेजा गया था कि हाँ हमारे आत्मसमर्पण कर दे और उसको बहुत सारा भेंट भी दिया गया था, लेकिन पुरस जो था इसको भेंट को अस्वीकार कर दिया था और यहाँ पे सिकंदर से युद्ध लड़ा था, जो हाइडे स्पीच के युद्ध से भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो पंजाब एरिया था पुरस वाला एरिया, वह झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता था। तो यहाँ पे पुरस को भी हरा दिया था, लेकिन पुरस की बात करें तो बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। यहाँ पे सिकंदर खुश होकर पुरस को इसका राज वापस दे दिया था। तो यहाँ पे चिनाब की अगर बात की जाए तो चिनाब नदी देख लिए। अब चिनाब नदी पार करने के बाद जैसे ही अगर आगे बढ़ता है रावी नदी की तरफ और ब्यास नदी की तरफ, तो यहाँ पे चिनाब से लेकर ब्यास के बीच में जो है बहुत सारा जनजाति हुआ करता था, जिसमें अगर बात की जाए तो ग्लौग निकाय और कठ जनजाति होता है। तो यहाँ पे इसको भी हराया था किसने, तो सिकंदर ने, और इसको हरा दिया था। तो इसको हराने में बहुत यहाँ पे मेहनत लगा था सिकंदर को, क्योंकि बहुत सारा सेना भी घायल हुआ था और बहुत समय लग गया था। तो जब यहाँ पे सिकंदर की सेना आगे बढ़ता है ब्यास नदी की ओर, तो यहाँ पे सिकंदर की सेना जो है पूरे भारत में 19 माह तक यहाँ तक हो चुका था। तो 19 माह की अगर हम बात की जाए तो जितने भी सेना वहाँ से आया था मकदूनिया से, ये सब थक चुके थे और अपना घर जाना भी चाहते थे। इसलिए यहाँ पे सिकंदर की जो सेना थी वो आगे साहस नहीं दिखाई, इसलिए ब्यास नदी के पार करने से पहले ही जो है सिकंदर यहाँ से वापस लौट गया था। और लौटने के क्रम में ही यहाँ पे आपको झेलम के किनारे आपको एक दिखेगा, बाद में बहुकेफला नगर बसाया था। फिर यहाँ पे काबुल और सिंधु नदी के बीच में एक सिकंदरिया शहर भी बसाया था। तो ये सब चीज़ें जो है अभी आप लोग देखे हैं ओवर थ्रू, तो ये आपको देख लिए। अब हम चलिए इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। और जैसे यहाँ पे देखें सिकंदर जो है ब्यास की नदी से पहले ही लौट गया है, लेकिन जब ब्यास नदी को पास करता तो यहाँ पे आपको मिलता घनानंद, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ा ही नहीं और यहाँ से वापस लौट गया था। तो ये आपको भारत में जो चीज़ें थी सिकंदर के लिए उसको हम लोग देखे हैं। चलिए अब यहाँ पे हम फैक्ट देखते हैं। अगर बात करें सिकंदर का तो देखें आप लोग, सिकंदर जो है 19 माह तक भारत में रहा और जब तक यह रहा था आपको यह युद्ध करता रहा था। उसके बाद अगर बात करें तक्षशिला के जो शासक था आंभी, यह सबसे पहले यहीं से अभियान शुरू किया था सिकंदर ने। और यहाँ पे जो आंभी था वह आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने, क्योंकि जो है सिकंदर था इसको बहुत सारा उपहार दिया था, ईरानियों से लाया हुआ सोना चांदी, इसलिए यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया था और यहाँ पे सहयोग करने का वचन दिया था किसको, तो सिकंदर को। उसके बाद हम बात करें सिकंदर यहाँ पे जो है आंभी से लड़ने के बाद, यानी आंधी को अपने वश में करने के बाद, उसके बाद सिकंदर पंजाब के राजा पुरस के साथ जो है झेलम नदी के किनारे, बितिस्ता जिसको नदी उस समय कहा जाता था, वर्तमान में यह झेलम है, तो इसी झेलम नदी के किनारे ही हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा था। किससे, तो पुरस का। और ये जो युद्ध लड़ा गया था इसमें जो है सिकंदर यहाँ पे विजयी हुआ था, बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पे सिकंदर पुरस की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर यहाँ पे जीता हुआ जो राज था फिर उसको वापस कर देता है और इसका अपना सहयोगी बना लेता है पुरस को। तो यहाँ पे हाइडे स्पीच आप देख लिए। अब हम बात करते हैं आगे।
आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे पोरस को जीतने के बाद सिकंदर जो है ब्यास नदी की सीमा तक पहुंचा था, लेकिन उसकी सेना लंबे समय तक युद्ध करने के कारण, थक जाने के कारण, और मगध की जो सेना थे उस समय बहुत आपको ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए सिकंदर की सेना को भी एहसास हो गया कि हम आगे अगर युद्ध लड़ते हैं तो हारना तय है। इसलिए यहाँ पे सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया और यहाँ से सिकंदर वापस लौट जाता है भारत में। ब्यास नदी के बाद, ब्यास नदी को पार बिना किए ही यह वापस लौट जाता है। तो ये सिकंदर का यहाँ पे भारत अभियान था। सिकंदर की अगर बात की जाए तो वापसी समय सिकंदर की जो सेना है सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची और वहां से दो भागों में बढ़ जाती है और वह वापस चली जाती है। जैसे एक मार्ग में स्थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग चलता है। स्थल मार्ग की बात की जाए तो यहाँ पे क्रेटर्स के नेतृत्व में भी जाता है और इसी माध्यम से यानी स्थल मार्ग से ही सिकंदर भी वापस लौटता है। दूसरा जो मार्ग था जल मार्ग, और जल मार्ग से जो है निराकस था इसका जो सेनापति, इसके नेतृत्व में भी जो है आपको यूनानी जो सेना थी वह वापस लौटती है। आगे बढ़ते हुए सिकंदर 325 ईसा पूर्व में जो है स्थल मार्ग से भारत जो है वापस लौट जाता है। सिकंदर का जो अंतिम अभियान था वह जब वापस लौट रहा था तो जनजाति जो बहुत सारे जनजाति मिले थे, जहाँ पे जो है बहुत तरह से घायल भी हो गए थे यहाँ पे सिकंदर, और सिकंदर को बहुत सारा चोट आया था और इसी घायल के वजह के कारण ही बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। जैसे सिकंदर की अगर मृत्यु की बात करें तो सिकंदर जो है भारत वापसी के समय इराक के बेबीलोन शहर में 323 बीसी में जो है यहाँ पे 33 वर्ष की अवस्था में जो है इसका निधन हो गया था। तो इसका पॉइंट याद रखिएगा। सिकंदर द्वारा अगर हम बात करें, सिकंदर द्वारा देखिए 3 शहर स्थापित किया गया था। 3 शहर में अगर बात की तो पहला था निकैया, जिसको विजयनगर के नाम से जानते हैं। दूसरा है बहुकेफला जो झेलम नदी के तट पे हुआ था। तीसरा था इसमें सिकंदरिया जो है काबुल और सिंध के बीच में इसके जो स्थापना किया गया था, नगर बसाया गया था सिकंदर के द्वारा। तो ये सिकंदर वाला चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। और आगे अगर हम बात करें इसमें तो सिकंदर भारत से वापस लौटने के पहले जो है अपना जितना भी जीता हुआ क्षेत्र था उसको 4 प्रशासनिक बांटों में बांट देता है और यहाँ पे जितने भी उस समय गवर्नर थे उसको वहाँ पे शासन देता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सिंधु के उत्तरी और जो पश्चिमी भाग था उसको उत्तराधिकारी बना दिया फिलिप को। सिंधु और झेलम के जो बीच का भाग था वह आंभी को था, आंभी को दे दिया गया, आंभी यहाँ पे संभाला था। तीसरा जो है झेलम और ब्यास नदी के बीच में जो पंजाब वाला एरिया था वह पोरस देखता था। उसके बाद सिंधु का जो निचला एरिया था वह था पिथोन नामक यहाँ पे व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो ये 4 भाग में बांटकर जो भारत में विजित क्षेत्र था वह बांट दिया और यहाँ पे 4 गवर्नर को देकर यहाँ से सिकंदर जो है भारत से वापस लौट गया था। आगे अगर बात करें सिकंदर के बारे में तो सिकंदर जो है यहाँ पे एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक शासक हुआ जिसका अगर हम बात करें जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार, ये जो तीनों चीज़ हुआ वो तीनों अलग अलग महादेश में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर की जन्म हम लोग देखें यूरोप में हुआ था, यूरोप महाद्वीप में 356 ईसा पूर्व में। इसकी मृत्यु हो जाती है इराक में, इराक का जो जगह है वह बेबीलोन जो एशिया में पड़ता है वह 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो अंतिम संस्कार होता है 323 बीसी में वह होता है सिकंदरिया में जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये 3 महाद्वीप में इनका जो है जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सिकंदर के समकालीन में जो जितने समय यूनानी लेखक थे जो इनके समय में थे और इनके बारे में कुछ लिखे। तो सबसे है इसमें नियकिस की बात की जाए तो यह 337 से लेकर 326 तक ये भारत में जो है इनके समकालीन थे ही। उसके बाद सिकंदर के जहाजी बेड़ा का जो है एडमिरल यहीं संभालते थे। उसके बाद है एरिस्टोबुलस की बात की जाए तो युद्ध का इतिहास नामक इन्होंने एक रचना की थी जिसके बारे में जितने भी इसमें रचना किया गया, जैसे युद्ध हुआ जो भी 326 में या जो युद्ध हुआ था आपको हाइडेस्पिस का, उसका इसमें चर्चा है। उसके बाद है ओनोसेक्रेटिस की बात किया जाए तो ये सिकंदर का जीवनी लिखा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखी है सिकंदर से। और हम आगे देखेंगे यूनानी आक्रमण के क्या क्या परिणाम हुआ। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में एक छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला जो विकसित हुई है वह यूनानियों से हुई है। भारत में गांधार शैली का जो विकसित हुआ वह यूनानियों को देखने से ही मिला, यूनानियों से सीखी। उसके बाद भारत का जो पश्चिमी देश है जो जलीय और स्थलीय मार्ग से स्थापित हुआ, क्योंकि रास्ता वहाँ पे लोग जान गए कि हाँ आगे कहाँ पे ईरान जो है कैसे कैसे जाएंगे, और वहाँ से स्थलीय संपर्क जो है यहाँ से स्थापित हो गया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो सिकंदर के इस युद्ध से जो है अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जो एकता है वहाँ पे प्रोत्साहन मिला, क्योंकि भारतीयों को भी लगा कि हाँ हम लोग जब जैसे हम लोग एक जगह संगठित अगर नहीं रहेंगे तो ऐसे ही अन्य आक्रमणकारी यहाँ पे आएंगे और आक्रमण करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ये सब आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सभी को जीतकर भारत में एक साम्राज्य में सबको मिला लिया था। तो जब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे जो है इसको मिलाया था। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे वाले वीडियो के लिए।
वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।